ऑफिस से देवयानी सीधे घर पहुंची और बिस्तर पर गिरकर रोने लगी। प्रातः ऑफिस जाते समय मिसेज शर्मा के कहे शब्द उसके कानों में बार बार प्रतिध्वनित हो रहे थे। देवयानी, सुना है तुम्हारे पति ने आत्महत्या कर ली है। सच मुझे बहुत दुख हुआ। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता अमर जैसा इंसान ऐसा कर सकता है। अच्छा देवयानी, तुम्हें तो मालूम ही होगा कि उसने ऐसा क्यों किया। सुना है उसके 1 लाख का बीमा भी करवा रखा था। ये शब्द बार बार उसके कानों को भेदते हुए उसके मनोभावों को आंदोलित करके उसे जल बिन मछली की तरह रात भर तड़पने के लिए बेसहारा छोड़ देते थे। अमर की मृत्यु हुए 2 माह बीत चुके थे, मगर जान पहचान वाले समय असमय मिल ही जाते हैं और फिर वही पानी में तैरते हवाओं में गूंजते शब्द देवयानी के कानों में पिघलते सफेद शीशे की तरह उंडेल देते हैं। अमर ने ऐसा क्यों किया? तुम तो जानती हो, वह तो निहायत जहीन इंसान था। सुना है 1 लाख सुनकर देवयानी का निर्मल हृदय तड़प उठता। आखिर सब उसी को क्यों दोषी समझते हैं? कुछ समय तक तो पुलिस और बीमा वालों ने उसे बहुत परेशान किया, परंतु सत्य यह भी था कि स्वयं देवयानी के समक्ष यह प्रश्न ज्यों का त्यों खड़ा था। जब जब वह ऐसे प्रश्न पर सोचती, तकिए में मुंह छिपाकर घंटों रो लेती और उसका वह दर्द भरा रोना घर की सूनी दीवारों से टकराता और फिर लौटकर उसे आंसू में डुबो देता। आज ऑफिस से आते समय उसे याद आया कि अमर डायरी लिखता था अनियमित रूप से। मात्र तभी वह बहुत प्रसन्न होता था या फिर बहुत ही व्यतीत, परंतु वह दोनों सूरतों में उससे प्रगाढ़ प्रेम करता था और उससे अक्सर कहा करता था, जिसकी पत्नी तुम जैसे सुंदर और सुशील हो, उसका यह जीवन के उतार चढ़ाव का क्या बिगाड़े नहीं है, वह तो अब तुम्हें देखकर ही जी लेगा। ऐसे शब्द सुनकर देवयानी स्वयं को बहुत खुश नसीब समझती थी। देवयानी को याद आया कि एक दिन अमर की डायरी उसके हाथ लग गई थी, पर ज्यों ही वह उसे पढ़ने लगी, अमर ने कहा, अभी नहीं। तो क्यों? क्योंकि अभी यह डायरी अधूरी है। अधूरी है क्या मतलब? देवयानी कुछ समय इसको समझ ना पाई और अमर ने कहा, यह डायरी जिंदगी की तरह अधूरी है। जब मैं मर जाऊं तब। देवयानी ने अमर के मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, आइंदा ऐसा कहा तो मरा हुआ मुंह देखोगे। परंतु वह अभी तक जिंदा है, अमर के बिना। क्यों? यह प्रश्न मस्तिष्क में आते ही वह तेज तेज चलने लगी। डूबते सूरज की किरणों ने देवयानी के जीर्ण शीर्ण पीले चेहरे पर आशा की एक नई किरण चमका दी। वह गिरती संभलती घर आ पहुंची और उसकी डायरी की तलाश करने लगी। वह घर की सब वस्तुओं के इधर उधर फेंकती, हतोत्साहित होती और फिर उसे ढूंढने में व्यस्त हो जाती। डायरी उसके हाथ लग गई। डायरी मिलते ही वह फूट फूट कर रोने लगी। अपने हाथ में साड़ी का आंचल मुंह पर रखकर अपनी हिचकियों को रोकने का प्रयास करते हुए वह अपना बोझ संभालते हुए थकावट से फैली निस्तेज आंखों से डायरी पढ़ने लगी। 7 जून 1995 विवाह होने में अभी 4 दिन शेष हैं। रात भर में देवयानी स्वप्न देखता हूँ और दिन भर उसकी सूरत मेरी आंखों के सामने नाचती रहती है। सब सच कितना रोमांच भरा हुआ है। मैं इस इंतजार में पढ़ते पढ़ते देवयानी भी पहुंच गई उसी सुनहरे अतीत की गहराइयों में। उसने पृष्ठ पलटा, वहां अमर और देवयानी का फोटो रखा था। देवयानी उसे एकटक निहारती रही और फिर उसने आगे पढ़ना शुरू किया। पढ़ते पढ़ते वह एक जगह रुक गई। उसने देखा कि डायरी के पृष्ठ पर पतले पतले होंठ के लाल चिन्ह अंकित हैं। उसे याद आया कि अमर आपस के पहले झगड़े के पश्चात सुलह के दिन देवयानी से डायरी के पृष्ठ चूमने को कहा था। शायद ये वही चिन्ह। वह सोचने लगी कि उसका पहला झगड़ा कब हुआ था, परंतु उसे याद नहीं आया। तब उसने पुनः डायरी पढ़ना प्रारंभ किया। शांति में झगड़े और झगड़े में शांति का आनंद, या मिलन में वियोग का झटका और वियोग में मिलन की आस। सच कितना सुखदायी है।
देवयानी सुखद सपनों में खो गई। कुछ समय पश्चात जब उसके सपनों की निद्रा भंग हुई तो कमरे के बाहर अंधेरा ही अंधेरा फैला हुआ था और कमरे का प्रकाश अंधेरे से विलीन हो चुका था। देवयानी उठकर कमरे की बत्ती जलाई और फिर से डायरी पढ़ने में व्यस्त हो गई। अब अचानक ही देवयानी को देखते देखते मेरे मन में यह विचार आया है कि वह इतनी सुंदर है कि उसकी इस सुंदरता पर कोई भी मोहित होकर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर सकता है, उसके प्रेम में दीवाना हो सकता है। मन में यह विचार कौंधी थी हलचल सी मच गई। एक मरियल सा प्रश्न मेरे अंदर में निष्प्रयोजन थर्राहट पैदा करने लगा कि क्या देवयानी ने मुझसे पहले किसी से प्रेम किया था? मैं जानता हूँ कि यह प्रश्न बेतुका है, ना चाहते हुए भी ना जाने क्यों इस प्रश्न का उत्तर पाने की इच्छा दिन पर दिन प्रबल होती जा रही है। मैं इससे कोई हर्ज भी नहीं समझता। जिसे हम प्रेम करते हैं उसे हम अपना सर्वस्व समझते हैं। पूर्णतः जानने की जिज्ञासा पाप नहीं हो सकती। इस प्रश्न को वह अपने मस्तिष्क में ढोते ढोते वो ऑफिस पहुंचा और सारे दिन ऑफिस में यही विचार करता रहा। और जब शाम को घर आते ही मैंने यह प्रश्न देवयानी से पूछ ही लिया। उसने इस प्रश्न का कोई जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा, यह आज तुम्हें क्या हो गया है? एक एक करके सारे बातें देवयानी की आंखों में सामने से चलचित्र की तरह घूमने लगी। उसे स्मरण हो आया कि उसके लाख मना करने पर भी अमर उसके उत्तर पर विश्वास नहीं करता था। वह मौके बेमौके यही प्रश्न दोहराता रहता था। अमर के इस बेतुके प्रश्न के बार बार पूछने से वह खिंच उठती थी। वह अमर से रूठ जाया करती थी और एक अमर था कि उसे जबरदस्ती हाँ करवाने पर उतारू था। इसलिए एक दिन उसने देवयानी को विवाह से पूर्व अपने जीवन में आई हर लड़की के बारे में सब कुछ साफ साफ बता दिया था और कहा था, मैं पूर्णतः स्वच्छंद प्रकृति का व्यक्ति हूँ। देवयानी, मैं तो बस इतना ही जानता हूँ कि विवाह के बाद पति पत्नी को एक दूसरे के प्रति निष्ठावान होना चाहिए, क्योंकि विवाह एक नया जीवन होता है। दुख सुख सुखी गम जीवन के हर मोड़ पर दोनों की एक दूसरे का साथ देना चाहिए। यह सुनने के बाद देवयानी के निर्मल हृदय में ईर्ष्या की भावना जाती रही। लेकिन अमर अवसर पाते ही देवयानी से घुमा फिराकर वही प्रश्न पूछने से नहीं चूकता था। देवयानी ने देखा दिन प्रतिदिन उनके संबंधों में परिवर्तन आता जा रहा है, जो उन दोनों के बीच दीवार खड़ी कर रहा है, जिसे वे दोनों चाहते हैं वे भी नहीं गिरा पा रहे थे। देवयानी का धैर्य का बांध टूट गया और उसने अपने टूटते संबंधों के पुनर्निर्माण के लिए उस बेतुके प्रश्न की पुनरावृत्ति के अंतर में मात्र अमर को प्रसन्न करने के लिए हाँ कह दिया, क्योंकि वह जान गई थी कि अमर उसके मुंह से हाँ सुनना चाहता था। प्रेम के प्रभात और रात के बीच 4 माह बीत चुके हैं। मेरा कलेजा फटा जा रहा है। देवयानी शायद इससे बेखबर है, क्योंकि वह नहीं जानती कि उसने हाँ कहकर मुझे ईर्ष्यालु बना दिया है। आजकल दिन रात मैं यही सोचता रहता हूँ कि वह कौन था, कहाँ रहता था और उसके और देवयानी के बीच कहाँ तक घनिष्ठता थी। इस प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना अब दुर्लभ कार्य नहीं, लेकिन अब मैं इतना साहस नहीं जुटा पा रहा हूँ कि इन प्रश्नों के उत्तर देवयानी से पूछ सकूं। मैं दिन प्रतिदिन कायर होता जा रहा था। इन प्रश्नों को कल्पना कर मेरा मन कांप उठता था। मैं जानता हूँ कि यह अपराध मेरा ही है, क्योंकि मैंने ही देवयानी से बलपूर्वक उत्तर उगलवाया था। आज यही उत्तर जिसे सुनकर मैं एक प्रश्न की समाप्ति चाहता था, आज कई प्रश्नों को जन्म दे रहा है। मैं इन प्रश्नों के मकड़ जाल में फंस गया हूँ कि कल्पना करने पर भी लगता है मैं इस जाल बाहर नहीं आ पाऊंगा। काश तुमने पहली बार मुझे फटकार दिया होता। अगर तुम चिल्लाकर कह देती, नहीं नहीं नहीं, तुम ही वह पहले और आखिरी पुरुष हो जो मेरे जीवन में आए हो, तब शायद मैं यह बचकानी हरकत नहीं कर पाता। देवयानी, तुम नहीं जानती मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूँ, इसलिए यह भोंडा सा सवाल शब्द का हाँ मैं
मेरे जीवन में जहर घोल दिया है। यह तुमने क्या किया देवयानी, यह तुमने क्या किया। पढ़ते पढ़ते देवयानी की आंखों से अविरल आंसू बहने लगे, परंतु वह बूदपनी निरंतर डायरी के पन्ने पलटती रही। आज मैंने पुनः देवयानी से यही प्रश्न पूछा, लेकिन उसकी पुनः हाँ मेरे कलेजे में तीर की तरह चुभ गई। मैं नहीं जानता कि मुझे आज क्या हो रहा है। मैं यह सब जानते हुए भी कि सच क्या है, असत्य को सत्य स्वीकार कर रहा हूं। कितना हंसमुख था मैं। ओह, प्रेम कितनी जटिल वस्तु है। मेरा सर फटा जा रहा है। मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं सूझ रहा है। बस बार बार दिल चाहता है कि मैं आत्महत्या कर लूं, परंतु मैं कायर नहीं हूं। यह सच नहीं है। अगर सच हो भी तो क्या फर्क पड़ता है। देवयानी विवाह के बाद से मेरे प्रति हमेशा निष्ठावान रही है। वह मेरे बिना एक पल भी नहीं रह सकती। पर कौन जानता है कि उसने मुझसे पहले किसके साथ। इसके बाद देवयानी डायरी को आगे पढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा सकी और उसके अंदर से एक दर्द भरी चीख निकली और वह बेहोश होकर गिर जमीन पर पड़ी।